कुछ लोगों ने बताया बिहार में कि गांव गांव में लोग घूम रहे थे, कह रहे थे 5,000 रुपये लो, अपना आधार कार्ड दे दो। बहुत सारे गरीब लोग थे, उन्होंने दे दिया आधार कार्ड। 2 दिन बाद उन्होंने वापस कर दिया, 5,000 रुपये भी दे दिया। उस आधार कार्ड से उन्होंने कितनी वोटर आईडी बनाया होगा, आपकी कल्पना कीजिए। ये समय है कि किसी भी रूप में अगर आप विरोध कर सकते हैं तो कीजिए, जरूरी नहीं हमेशा सड़क पर निकले, कम से कम सोचना शुरू कीजिए। सोचना ही विरोध की शुरुआत है। अगर आप सोचने लगते हैं कि ये गलत हो रहा है और नहीं होना चाहिए, यहीं से विरोध की शुरुआत हो जाती है। तो सोचना महत्वपूर्ण है। ये सबसे खतरनाक होगा आने वाले समय में, जब तुम्हारा वोट ही तुम नहीं डाल पाओगे, तो ये जो है, ये लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए सबसे खतरनाक चीज होगी। लालू प्रसाद यादव के खिलाफ जो नफरत है, एक ही कारण है, उस आदमी ने जनता को जुबान दे दी। उस आदमी ने सामाजिक न्याय के बारे में लोगों को बताया। जब उन्होंने पहली बार नाम की घोषणा की, बाबा साहब के नाम पर एक भी विश्वविद्यालय नहीं था बिहार में। लालू प्रसाद यादव ने मुजफ्फरपुर का जो विश्वविद्यालय है, उसका नाम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय की घोषणा की। खूब बवाल हुआ, खूब हंगामा हुआ। लालू जी उस समय थे अपने रंग में। उन्होंने कहा कि तुम लोग मान जाओ, वरना एक नहीं 10-10 विश्वविद्यालय का नाम मैं बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर रखूंगा। मैं एक बात को बार बार कहता हूं कि संविधान से किनका लाभ हुआ? जाहिर है सबका लाभ हुआ। और मैं ये मानता हूं कि संविधान से उन लोगों का ज्यादा लाभ हुआ है जो संविधान से चिढ़ते हैं। जब से संविधान बना और लागू हुआ, तब से कुछ लोगों ने चिढ़ना शुरू किया, कह सकते हैं नफरत करना शुरू किया। लेकिन आज की तारीख में सबसे ज्यादा लाभ किसने लिया? वो उन्हीं लोगों ने लिया। बाकी लोगों का भी लाभ हुआ है, समाज के वंचित तबकों का लाभ हुआ है, औरतों का इतना लाभ हुआ है, लेकिन संविधान के महत्व को ये तबका उतना नहीं जानता। बाबा साहब से सब चिढ़ते रहे हैं, आज भी चिढ़ते हैं, जाहिर सी बात है, जाति के कारण चिढ़ते हैं। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता है कि संविधान से क्यों चिढ़ते हैं। संविधान से तो उनका फायदा हुआ, लगातार फायदा हो रहा है, नौकरी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं, संविधान की वजह से। लेकिन आप देखेंगे कि कितने सारे गैर बहुजन समाज के लोग हैं जो संविधान दिवस पर बधाइयाँ भेजते हैं आपको। दूसरे समाज के लोग जो पर्व त्योहार पर बधाई भेजते हैं, संविधान दिवस पर वो बधाई क्यों नहीं भेजते? वो खुद से स्टेटस क्यों नहीं लगाते हैं? वो खुद से फेसबुक पर क्यों नहीं लिखते हैं? और इस तरह का आयोजन वो लोग क्यों नहीं करते? ये भी एक सोचने की बात है। लाभ तो उनका भी है, नौकरी कर रहे हैं, सब कुछ लाभ है। उनके बच्चे यहाँ से जाकर विदेश तक पढ़ाई कर रहे हैं, उनका पासपोर्ट बनता है, वीजा बनता है, ये सब संविधान की वजह से। लेकिन वो लोग संविधान दिवस का आयोजन क्यों नहीं करते? और एक और महत्वपूर्ण बात है कि आप जो ये आयोजन करते हैं, इससे भी वो चिढ़ते हैं, ये भी उन्हें अच्छा नहीं लगता। जबकि फायदा वो बहुत बहुत ज्यादा ले रहे हैं, लेकिन रिटर्न नहीं करना। क्या संविधान एक आदमी ने बनाया? उन्हें लगता है कि संविधान एक आदमी ने बनाया, मजबूरी है कि लागू हो गया तो पालन करना है। तो एक नफरत का कारण वो भी है। लेकिन केवल वो नहीं नफरत का कारण, सबसे बड़ा नफरत का कारण ये है कि पहले कुछ ही लोग पढ़ते थे, कुछ ही लोग लिखते थे, कुछ ही लोग नौकरी में थे। अभी जिस तरह की बात कंचना करके गई, वो नहीं दिखते थे, वो शान और शौकत नहीं थी, वो टैलेंट का विस्फोट नहीं था, समाज, देश, राष्ट्र के लिए कुछ करने का जज्बा था, लेकिन मौके नहीं थे। संविधान ने उन सारे लोगों को मौके दिए जिन्हें मौके नहीं मिले। संविधान से नफरत करने का सबसे बड़ा कारण यही है कि जिन्हें लोग देखना नहीं चाहते हैं, स्कूलों में, कॉलेज में, विश्वविद्यालयों में, सरकारी कार्यालयों में, एयर होस्टेस के रूप में, बिजनेस क्लास में, बिजनेस टाइकन के रूप में, फिल्म इंडस्ट्री में, खेल में, ये सारे लोग धीरे धीरे स्ट्रगल करके, संघर्ष करके आगे बढ़ रहे हैं। उसके केंद्र में बहुत बड़ा कारण है ये भारतीय संविधान। संविधान से नफरत का कारण ये भी है। इसलिए मैं आज भी नहीं समझ पाता, हम लोग विश्वविद्यालय में हैं, तमाम सारे जातियों के, धर्मों के वहाँ प्रोफेसर्स लोग हैं, वो लोग भी बधाई नहीं देते हैं। केवल जो वंचित समाज के लोग हैं, जो प्रोफेसर हैं, जो डॉक्टर, इंजीनियर हैं, वही लोग बधाई देते हैं, बाकी लोग नहीं देते। बड़ा मजेदार चीज़ है। ठीक है, सरकार ने एक रस्म अदायगी शुरू की है कि संविधान दिवस मनाया जाएगा। सरकार ऐसे दिवस की घोषणा कर दी है तो मुझे डर लगने लगता है, क्योंकि बाबा साहब को लेके भी जब प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं आज जो कुछ भी हूँ इन्हीं के कारण हूँ, तो मुझे डर लगने लगा था। जब उन्होंने जनजातीय गौरव दिवस मनाना शुरू किया, 15 नवंबर को पूरे देश में मनाया जा रहा है, खासतौर से सरकारी आयोजन है,
तो भी मेरा डर लगना शुरू हुआ। बाद में पता चलने लगा कि जनजातीय गौरव दिवस विश्व आदिवासी दिवस को खत्म करने के लिए, कमजोर करने के लिए, उसके महत्व को कम करने के लिए उसके पैरेलल ये लोग लेकर आए हैं। क्योंकि विश्व आदिवासी दिवस आदिवासियों को विश्व से जोड़ता है, दुनिया से जोड़ता है, और मूल निवासी के कंसेप्ट को वो स्थापित करता है, स्टैब्लिश करता है। ये लोग मानते हैं कि भारत के सारे नागरिक आदिवासी हैं, ये मानते ही नहीं है कि भारत में मूल निवासी तबका भी है। तो विश्व आदिवासी दिवस को खत्म करने के लिए, बर्बाद करने के लिए जनजातीय गौरव दिवस आया। और जनजातीय शब्द भी है, आदिवासी शब्द क्या है? आइडेंटिटी का प्रतीक है, अस्मिता का प्रतीक है, शौर्य का प्रतीक, मूल निवासी होने का प्रतीक। जनजाति होने से क्या होगा? एक संवैधानिक शब्द, कानूनी शब्द, सीमित हो जाएगा। तो इन लोगों ने वैसे ही संविधान दिवस शुरू किया, और उसके साथ ही संविधान को खत्म करने के अलग अलग तौर तरीके भी उन्होंने ईजाद किए। आप सब वो सब देख रहे हैं। मैं सैद्धांतिक बातें कम करूंगा, आप सब जानते हैं संविधान कब बना, कैसे बना, कितने दिन में बना, क्या क्या हुआ, आप सब जानते हैं। मूल बात क्या है? कितना लागू हुआ, आज क्या स्थिति है, और अब जो अटैक हो रहे हैं संविधान पे, अटैक तो हो रहे हैं। कोई हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहा है, उसके लिए वो जुलूस लेके जाता है, उसमें लोग गद्दे चुरा के चले जाते हैं। बताइए, ये भी मजेदार चीज है। जो हिंदू राष्ट्र बनाने चला है, उसमें जो जनता इकट्ठी हो रही है, वो गद्दे चुरा के लेके चली जा रही है, तकिया लेके भाग जा रही है। सच में अगर हिंदू राष्ट्र बन गए तो क्या होगा? हिंदू राष्ट्र या किसी भी धर्म के नाम पर राष्ट्र बनाने की बात करना ही गैर कानूनी है, उस आदमी को जेल होनी चाहिए। ये बात करना ही असंवैधानिक है, ये गैर संवैधानिक बात है कि ऑलरेडी ये धर्मनिरपेक्ष देश है, सारे धर्म के लोग रहते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम एक धर्म विशेष के राष्ट्र बनाने की बात करो? वो जिस समाज से आता है वो आदमी, उसकी क्या स्थिति होगी उस हिंदू राष्ट्र में? क्या उसे पहला नंबर पे मिलेगा वर्ण व्यवस्था में? वो तो नीचे आएगा, क्योंकि तीसरे नंबर पे है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। बीच में आपने देखा होगा कि वो BN राव को पैरेलल खड़ा करने की कोशिश हुई। ऐसा नहीं कि ये सब अचानक होता है, कोई इधर से बाबा साहब के खिलाफ बोलता है, कोई उधर से बाबा साहब के खिलाफ बोलता है। इनके 50 मुंह हैं, अलग अलग मुंह अलग अलग समय पे बात करते हैं। एक मुंह जो बोलता है, दूसरे मुंह को बोलता है तुम दूसरी चीज बोलो, तीसरे को कहता है तुम तीसरी चीज बोलो। प्रधानमंत्री जी कुछ और बोलेंगे, गृह मंत्री कुछ और बोलेंगे, वहां से कोई गाली देगा, यहाँ से कोई तारीफ करेगा। ये आपको उसमें उलझा कर रखना चाहते हैं, आप इसी में फंसे रहे। इधर देखेंगे अरे मैं जो कुछ भी हूँ बाबा साहब की वजह से, फिर उधर कोई गाली दे रहा है कि बाबा साहब का कोई रोल ही नहीं है, फिर एक BN राव साहब को खड़ा किया गया। ये सब क्या है? 75 साल में जो तरक्की हुई पिछले संविधान की वजह से, और एक वर्ग जिसका वर्चस्व था फ्री में, मुफ्त में, जो मुफ्तखोर तबका था। बाकी लोग तो 85% कामगार लोग थे, अर्जक लोग थे, मेहनत करने वाले लोग थे, राष्ट्र का निर्माण करने वाले लोग थे। आज भी वो काम कर रहे हैं। वो लोग संविधान के अनुसार काम करते रहे तब भी। तो आज जो ये साजिश हो रही है, अच्छा बाबा साहब जो ये बात कहते हैं कि मैं सबसे पहले और सबसे अंत में भारतीय हूँ, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है आज के समय कि जो संवैधानिक है, जो संविधान को मानता है, इसका मतलब ये है कि वही सबसे पहले भारतीय और सबसे अंत में भारतीय। अब जो संविधान दिवस मना रहे हैं, संविधान में आस्था रखते हैं, संविधान में एक दूसरे को बधाई देते हैं, मैं मानता हूँ कि वो वही लोग हैं जो सबसे पहले और सबसे अंत में भारतीय हैं। बाकी लोग के बारे में मुझे नहीं पता है उनके लिए भारतीयता का क्या मतलब। आपका डॉक्टर अम्बेडकर युवा मंच, आप इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, आप सबसे पहले और सबसे अंत में भारतीय हैं, इतनी संख्या में जो यहाँ के लोग आए हुए हैं। तो संविधान क्या करता है? संविधान कमजोर वर्गों की रक्षा की बात करता है, उनके लिए सहूलियत देता है, लेकिन जो शोषक हैं उनको मनुष्य बनने की प्रेरणा भी देता है। ये बाबा साहब जब संविधान बना रहे थे, जब चर्चा हो रही थी, तो बाबा साहब यही चाहते थे कि जिन लोगों ने दूसरों को मनुष्य नहीं समझा, अब ये संविधान आएगा और संविधान उन्हें बताएगा कि पहले तुम मनुष्य बनना सीखो। क्योंकि जिसको नेचर ने पैदा किया, प्रकृति ने पैदा किया, उसको तुम मनुष्य नहीं मानते हो, इसका मतलब ये कि तुम खुद ही मनुष्य नहीं। वास्तव में मनुष्य तो वही लोग जो काम कर रहे हैं, जो मुफ्त में नहीं खाते। तो बाबा साहब ये चाहते थे कि ये लोग मनुष्य बने, मनुष्य बनना सीखें।
75 साल से ये लोग कोशिश कर रहे हैं, कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। और पिछले 10-12 साल में थोड़े बहुत जो मनुष्य बन गए थे वो फिर पीछे लौट रहे हैं, क्योंकि उन्हें संविधान को नष्ट करना। आज भी ये चैलेंज है कि ये मनुष्य कैसे बने। कुछ बन गए, ज़्यादातर नहीं बने। राष्ट्र का उत्थान कैसे होगा, देश कैसे आगे बढ़ेगा? जाहिर सी बात है कि सब आगे बढ़ेंगे। सब आगे कैसे बढ़ेंगे? जब सबको अवसर मिलेगा। सबको अवसर कब मिलेगा? जब ये संविधान पूरी तरह से लागू होगा। लेकिन कुछ लोग जो चाहते हैं कि सब आगे न बढ़ें, तो जाहिर सी बात है जिसके कारण सब आगे बढ़ रहे हैं उसको वो कमजोर करना चाहेंगे। रतनलाल जी एक बात बार बार कहते हैं कि संविधान को कमजोर करने के लिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, वो ऐलान नहीं करेंगे कि सुनो 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 अब हम लोग संविधान को कमजोर करना शुरू कर रहे हैं। कोई नहीं कहेगा। वो बार बार संविधान का गुणगान गाएंगे, संविधान दिवस मनाएंगे, लेकिन उसी के पैरेलल, उसी के समानांतर वो संविधान को कमजोर करने के काम में लगे रहेंगे। जाहिर सी बात है सबको अवसर देने की बात है। आप देख लीजिए अभी इंटरव्यू की बात इन्होंने की। मैं खुद भी इस सिस्टम में हूँ और बहुत सारे इंटरव्यू बोर्ड का मेंबर रहा, और वहाँ खुलेआम लोग बोर्ड में कहते हैं ये ओबीसी है इसको 40 नंबर दीजिए, ये एससी है इसको 30 नंबर दीजिए, एसटी है इसको 20 नंबर दीजिए, ये अनरिजर्व में इसको 70 नंबर दीजिए। ये प्रोफेसर, प्रो वाइस चांसलर, डीन, हेड, इस तरह से जो लोग हैं वो खुलेआम उसमें ये बातें कहते हैं, तब जबकि वहाँ दूसरे वर्गों के लोग भी उपस्थित रहते हैं तब। तो आप सोचिए कि क्या, किस तरह से, कितना संघर्ष करना पड़ रहा है। बहुत अच्छी बात है कि आपने इतने सारे बच्चों को यहाँ सम्मानित किया, और मैं मानता हूँ कि हमारे समाज में निंदा रस ज़्यादा चलता है। हम तारीफ करना भूल गए हैं, हम तारीफ ही नहीं करते, प्रशंसा नहीं करते हैं, हम टांग ज़्यादा खींचते हैं। अम्बेडकर युवा मंच के लिए यहाँ सैल्यूट मैं करना चाहूँगा कि आप तारीफ करने का कल्चर डेवलप कर रहे हैं। ये बहुत कमी है। अभी इस आयोजन के बाद बहुत सारे लोग आलोचना करेंगे, ये ठीक नहीं था, वो ठीक नहीं था, खाना ठीक नहीं था, पानी ठीक नहीं था, चाय ठीक नहीं थी। अरे भैया तारीफ भी कर लो थोड़ा, नहीं भी ठीक था तो भी तारीफ करो, इनकी पीठ ठोको कि तुम लोगों ने बहुत मेहनत की। कैसा समाज हो, उधर तो कुछ नहीं मिलता था, यहाँ मिल तो रहा है। आज ये संविधान ही है कि आप इकट्ठा हो रहे हैं, चाय पान कर रहे हैं, साथ में खाना खा रहे हैं, किसकी वजह से है? तो थोड़ा तारीफ करना सीखिए, तारीफ करने का कल्चर आगे आना चाहिए। बाबा साहब चाहते थे कि संविधान के केंद्र में क्या हो, अगर मैं कहूँ तो वो चाहते थे कि संविधान के केंद्र में मानवतावाद हो। यानी हर चीज का उद्देश्य क्या है कि मानवता आगे बढ़े, मनुष्यता स्थापित हो। क्योंकि उन्होंने खुद भी झेला कि भारत में मनुष्यता ही नहीं थी, मानवतावाद ही नहीं था। इसलिए उनकी परंपरा में कबीर आते हैं, उनकी परंपरा में महात्मा बुद्ध आते हैं, उनकी परंपरा में ज्योतिबा फुले आते हैं। ये सारे लोग उसी मानवतावाद को स्थापित करना चाहते थे। सदगुरु रविदास जी महाराज आते हैं, आपके बाबा घासीदास आते हैं। ये सारी जो हमारे संत परंपराएं हैं, बहुजन संत परंपराएं हैं, इन सब के केंद्र में वही प्रेम था, सद्भाव था और मानवता थी। और अकारण नहीं है कि बाबा साहब जब वो काम कर रहे थे तो उनके सामने वो चीज़ें थी। सावित्रीबाई फुले की लेगेसी थी, उनकी विरासत थी। अगर वो इतनी स्त्रियों के बारे में सोचते हैं तो ये अचानक नहीं है, वो विरासत है। आपको पता है कि बाबा साहब की जो आगे बढ़ने, उनका बाल काटना, उनको तैयार करना, उनकी बुआ हुई, उनकी बहन है, उन लोगों की क्या भूमिका थी? उन्होंने सावित्रीबाई फुले को पढ़ा, उन्होंने बुद्ध को पढ़ा, तथागत गौतम बुद्ध को, और देखा कि स्त्री मुक्ति की बात कैसे की जा रही है। तो उनके लेखन में, उनके काम में वो चीज़ें आई। अब देखिए एक और बात है कि अगर मनुस्मृति उन्होंने जलाई, कई बार मैं सोचता हूँ कि क्यों जलाई, क्या जरूरत थी जलाने की? यानी संविधान के रूप में वही हमारे सामने था, संहिता। आज भी लोग तारीफ करते हैं कि मनुस्मृति जो है वो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, बहुत अच्छा ग्रंथ है। आजकल चूंकि जिस तरह का माहौल है, विश्वविद्यालयों में भी एक ही विचारधारा के लोग आते हैं, निहायत ही मूर्ख और जाहिल किस्म के लोग वक्ता बन के आते हैं, और वो बोलते हैं आगे स्टेज पे, वर्ण व्यवस्था की तारीफ करते हैं। कई बार क्लास में भी बच्चे बोलते हैं सर बहुत अच्छी व्यवस्था थी, बाद में गड़बड़ हो गई। मैंने कहा अच्छी व्यवस्था थी, उलट दो उसको, जो 1 नंबर पे उसको 4 नंबर पे डाल दो, 4 नंबर वाले को 1 नंबर पे डाल दो, उसके बाद तय कर दो सिस्टम, काम बदल दो। जो 4 नंबर वाला काम करता है वो लकड़ी का काम करे, लोहे का काम करे। 4 नंबर से नीचे भी एक वर्ण है जिसको अंतज कहा गया, जिसको इन्होंने माना नहीं वर्ण व्यवस्था में। और अगर तुम दरिया दिल हो तो 1 नंबर वाले उसमें आ जाए, अंत्यज में वो सारे काम ले ले,
और फिर बताओ वर्ण व्यवस्था कैसी अच्छी चीज़ है, मजा आएगा ना। ये बड़ी बदमाशी है लोगों की। मनुस्मृति में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। अरे लड़कियों को तो नहीं बोलना चाहिए यार, सवर्ण महिलाओं की मैं बात कर रहा हूँ। सवर्ण महिलाएं अगर पढ़ लेंगी मनुस्मृति, रात में डरावने सपने आएंगे, रात भर चिल्लाएंगी। सच में अगर मनुस्मृति पढ़ ले अगर सवर्ण औरतें, लड़कियां, रिसर्च स्कॉलर्स, स्टूडेंट्स, तो रात भर बाप बाप चिल्लाएंगी जो उनके बारे में लिखा गया। उनको पता ही नहीं वो क्या कह रहे हैं। बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, ले लो भैया। वर्ण व्यवस्था बहुत अच्छी चीज थी, आ जाओ 4 नंबर पे, सारे काम करो, मुफ्तखोरी छोड़ो, सारा जमे हुए हो 100% आरक्षण लेके। तो कहना इन लोगों को बहुत आसान है, लेकिन अब इनको जवाब मिल रहा है। ऐसा नहीं कि जवाब नहीं मिल रहा है, तो परेशानी बड़ी है इनकी, जवाब मिल रहा है इनको। तो बाबा साहब ने जो मनुस्मृति जलाई, अब देखिए वो बाद में साबित कर रहे हैं कि मैं मनुस्मृति क्यों जला रहा हूं, तो इन कारणों से जला रहा हूं। तो तुम्हें संविधान चाहिए तो लो भैया, ये संविधान जहां सबके लिए अवसर है। तुमने औरतों को अपमानित किया, हमने औरतों को देखो आज देश में इतनी सारी, जो भाई इंदिरा गांधी अगर प्रधानमंत्री बनी, आज जो है द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी है, बहन मायावती जी मुख्यमंत्री बनी, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, जयललिता थी, सोनिया गांधी हमारे सामने, सुषमा स्वराज है, जो भी इस तरह से आइकॉन है, मिनी माता आपके यहाँ के सांसद रही, ये किसकी वजह से? वही बाबा साहब का सपना था कि मनुस्मृति का जवाब यही है। और जवाब हमारे सामने है, नई पीढ़ी में भी हमारे सामने बैठी हुई इस तरह से तेज तरार औरतें आ रही हैं सामने। तो जब मनुस्मृति जला रहे थे तो उनके दिमाग में ये बात होगी कि आगे चल के हमें ऐसा कुछ काम करना है जो इस मनुस्मृति को ध्वस्त करेगा, जिसमें सबके आगे बढ़ने का। अच्छी चीज ये है कि मनुस्मृति में कुछ ही लोग के आगे बढ़ने की बात है, संविधान में सबके आगे बढ़ने की बात है। हिंदू कोड बिल के बारे में आप सब जानते हैं कि उनका क्या काम था, उस पर बात मैं नहीं करूंगा। और बाबा साहब ने उसको संविधान के समकक्ष रखा। सबको पता है कि हिंदू कोड बिल कोई दलित स्त्रियों के लिए नहीं बनाया था, उन्होंने आदिवासी स्त्रियों के लिए नहीं बनाया था, ओबीसी महिलाओं के लिए नहीं बनाया था, सवर्ण महिलाओं के लिए बनाया था। मजेदार ये है कि जो लोग विरोध कर रहे थे, आरएसएस बहुत विरोध कर रहा था, उसके लोग विरोध कर रहे थे, उसके जितने ये बाबा वाबा जो हैं सब, जितना गेरुआधारी, ये सब भी विरोध कर रहे थे, औरतें भी उसमें आगे थी। क्या मजेदार बात, मतलब कैसी गुलामी है, अभूतपूर्व गुलामी। वो कैसा समाज है, कैसे लोग हैं कि जिन्होंने अपनी औरतों को गुलाम बनाया जा रहा है, उसी के पक्ष में जाके वो बोल रही है हमें गुलाम रहना है, प्लीज हमें गुलाम रहने दो, मुक्ति की बात मत करो। छोड़ देना चाहिए, पढ़ाई लिखाई मत करो यार, दूसरों के लिए छोड़ दो, दूसरे वर्ग की लड़कियों के लिए क्यों आगे आते हैं। तो आप देखिए वो आदमी लड़ता है, भिड़ता है, और अंत में वो रिजाइन देते। अगर इस्तीफा नहीं देते तो वो वंचित समाज के लिए और काम कर सकते थे, मंत्री रहते हुए। इतना बड़ा त्याग उन्होंने किया। मैं तो कहता हूं कि बाबा साहब की जरूरत बहुजन समाज को जितनी है, उससे ज्यादा सवर्ण समाज को है। मनुष्य बन जाओगे, बाबा साहब को पढ़ने लगोगे, मनुष्य बन जाओगे, संविधान को पढ़ने लगोगे, मनुष्य बन जाओगे। कि मनुष्य तुम आज भी नहीं हो, ये सच्चाई है। जो ऊंच नीच की भावना रखता है वो मनुष्य नहीं हो सकता। एक ही परिभाषा है बस। तो अब देखिए इस समय क्या है, पिछले 75 साल में देश इतना आगे बढ़ा, पिछले 10-11 साल में उतना ही अब पीछे जा रहा है। हम एक असभ्य दुनिया की ओर जा रहे हैं, बर्बर भारत की ओर जा रहे हैं। इस समय 2 भारत है इस देश में, सीधे सीधे बंटवारा है। एक संविधान को मानने वाले लोग एक भारत में हैं, और संविधान को न मानने वाले, संविधान से नफरत करने वाले, संविधान को खत्म करने की कोशिश में लगे लोग दूसरे भारत में। ये दोनों भारत का संघर्ष अब जारी है। एक भारत जो संविधान को खत्म करना चाहता है, वो आदिवासियों पर पेशाब कर रहा है। वो कि यादव कथावाचक को बुला के कोई औरत उसके ऊपर पेशाब छिड़क देती है। अभी एक दलित बुजुर्ग व्यक्ति को मंदिर में जाने के लिए उत्तर प्रदेश में पेशाब जो है उनको फेंक दिया गया। ये बर्बर युग की ओर ले जाता हुआ भारत, ये असभ्य दुनिया में लोग जा रहे हैं। जो विश्व गुरु की जो बात करते हैं, विश्व चेला बनने लायक नहीं है, सब स्टूडेंट बन जाओ यार। पहले विश्व गुरु क्या होता है यार, तुम लोग कैसे तुम लोग चेला बनने लायक नहीं है। कई बार ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों को जो है वो रेसिस्ट कमेंट किए जाते हैं, सारे मीडिया लोग रोदन शुरू कर देते हैं। दर्द हो रहा है ना, गांधी जी को फेंक दिया, वो फर्स्ट क्लास में बैठे थे, सामान उतार दिया, उतर जाओ भैया, काले लोग नहीं जा सकते। गांधी जी को बहुत दर्द हुआ। गांधी जी को पता नहीं था कि इन्हीं के देश में, जिस देश से वो गए थे, लोग पानी नहीं पीने देते हैं, परछाई से दूर रखते हैं। तो गांधी जी को दर्द नहीं हुआ। तो अच्छा हुआ वो अंग्रेज लोग को सैल्यूट करना चाहिए जिन्होंने गांधी जी को मनुष्य बना दिया, वरना गांधी जी उसी भेदभाव को मानते
अगर ट्रेन से नहीं उतारा जाता गांधी जी को तो कहाँ गांधी बनते हो? नहीं बनते ना। वहीं से उनको तो ये जो भारतीय ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में, अमेरिका में, जहां उनको क्या है, चूंकि ये सब जाके प्रोग्राम पंथी फैला रहे हैं, सब अंधविश्वास फैला रहे हैं, तो वहां लोग गुस्से में आ रहे हैं धीरे धीरे। तो यहाँ मीडिया दुखी हो जाता है कि हमारे लोग को वो नस्लवादी कमेंट कर रहे हैं, तुम अपने लोग के साथ क्या करते हो? जिस मीडिया में चीख चीख कर ये लोग बताते हैं, उस मीडिया का सामाजिक चरित्र क्या है? उस मीडिया में वंचित समाज के कितने लोग, ये उन्हीं से पूछना चाहिए। अच्छा, तो अब मैंने जो कहा कि जिनको भरोसा नहीं है, शुरू से नहीं था, जो नहीं मानने वाले लोग हैं, वो भारत को बर्बर भारत बनाने की ओर ले जा रहे हैं। अभी आप फेसबुक देख लीजिए, व्हाट्सएप देख लीजिए, जो गाली गलौज का माहौल पिछले कुछ वर्षों में चला है। कोई बलात्कारी है, कोई लफंगा है, कोई हत्यारा है, अचानक जब वो पकड़ा जाता है तो उसकी ट्विटर में देखिए, एक्स में प्रधानमंत्री के साथ उसकी फोटो है। ये मुझे समझ में नहीं आता है, रिश्ता क्या है भाई? जितने लफंगे पकड़े जाते हैं, जितने गिरह पॉकेटमार पकड़े जाते हैं, सबकी फोटो प्रधानमंत्री भी फॉलो कर रहे हैं। कितने शर्म की बात है यार। मतलब देश का प्रधानमंत्री, कितने गौरव की बात है, लफंगों को, पॉकेटमारों को, गिरहकट को, मोबाइल चुराने वाले को फॉलो करके, और सबके साथ उनकी फोटो है। मुख्यमंत्री औरों की मैं गिनती नहीं कर रहा, ये छोटका मोटका को छोड़ दीजिए। ये लोग किस तरह की दुनिया चाहते हैं? अभी सीजीआई जो हमारे गवई साहब थे, गवई साहब अभी जूता चल गया, कोई बवाल नहीं हुआ। गवई साहब की जगह अगर वो दीपक मिश्रा होता, अरुण मिश्रा होता, तो क्या ऐसे ही देश रहता? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ऐसे ही कहते कि भाई ये ठीक नहीं हुआ है। ये क्या है? ये अनायास नहीं है, अचानक नहीं है, ये सब जानबूझ के हो रहा है। ये जानबूझ के करवाया जा रहा है कि तुम चाहे जितने बड़े पद पर चले जाओ, तुम्हारी औकात यही है। पूरन कुमार जो आईपीएस है, एक आईपीएस को भी आत्महत्या करनी पड़ती है। आईपीएस को भी नहीं लेना चाहिए, आईपीएस के साथ तो जातिवाद होना ही नहीं चाहिए। बीबीसी में आप एक रिपोर्ट देखेंगे, bbc.com में बहुत सारे आईएएस आईपीएस जो रिटायर्ड लोग हैं, उनके साथ बातचीत है, इंटरव्यू है उनके, जहां उन्होंने कहा कि हम लोग के साथ क्या क्या भेदभाव हुआ। इंजीनियरिंग देख लीजिए, मेडिकल का फील्ड देख लीजिए, हर जगह भेदभाव है, कहने की जरूरत नहीं है। सबसे दुख की बात क्या है कि आज के समय में जो लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया, जो 4 स्तंभ हैं, उसमें कार्यपालिका में क्या है? लफाजी झूठ। अब वो हमें आदत हो गई है, पिछले कई वर्षों से आदत लगवाया जा रहा था, हम झूठ बोल रहे हैं, तुम धीरे धीरे मानना शुरू कर दो। अब आपको बुरा नहीं लगता, कुछ भी बोल देते हैं प्रधानमंत्री, हम सब सुनने के आदी हो गए हैं। यही वो चाहते थे। हम बोल रहे हैं, टेस्ट करके देखते हैं। जिन्होंने संसद में कहा कि अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, क्या बोलते रहते हो तुम लोग? इतना तो भगवान को बोलते तो क्या हो जाता? ऐसा क्यों उन्होंने बोला? टेस्ट कर रहे थे, जांच रहे थे। ये जो पढ़ लिख के आए हैं सब, इसमें पेटपालू हैं सब, कि कुछ जागरूक भी हैं। ये जो आरक्षण से लोग आ गए हैं नौकरी में, ये सब पेटपालू तो है ना, कन्फर्म तो है। देखो जरा यार, कुछ बाबा साहब को अपमानित करके देखो इनमें हलचल मचती है कि नहीं? तो हलचल तो मचती है भैया, नई पीढ़ी भी आ गई है, तो लोग बताते हैं भैया हलचल मच रही है, थोड़ा संभल कर रहो, ही करके फिर वो मैनेज करते हैं। तो हलचल मचा के रखना जरूरी है। आप लोग की भी जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है कि हलचल मचाते रहिए, थोड़ा इनको परेशान करते रहिए। वो टेस्ट कर रहे हैं, आप भी टेस्ट का जवाब देते रहिए कि बेटा हम सब लोग पेटपालू नहीं हैं, जवाब देना हमें आता है, संवैधानिक लोग हैं, संवैधानिक तरीके से जवाब देंगे, हम कोई हिंसक नहीं, हम कोई हिंसा नहीं चाहते हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, उचित रूप से जवाब देंगे। तो कार्यपालिका की मैंने बात बता दी। सबसे जो निराशा हुई है पिछले कुछ वर्षों में, वो न्यायपालिका से हुई है। यानी इन्होंने न्यायपालिका में भी अपने लोग भर डाले हैं। बहुत खतरनाक चीज है लोकतंत्र के लिए, एक ऐसे लोकतंत्र के लिए जहां 80 से 85% जो जनता है वो पिछड़े तबके की है, वो वंचित समाज की है। ऐसे देश में न्यायपालिका एक बहुत बड़ा सहारा है, एक बहुत बड़ी ताकत है। जाहिर है गरीबों की ही ताकत है न्यायपालिका। कहीं न्याय नहीं मिलेगा तो आपको कोर्ट में न्याय मिलेगा। लेकिन जब वहां भी इनके लोग जाने लगे, जब वहां भी इस तरह से लोग जाने लगेंगे, तो ये बड़ी खतरनाक सी बात होगी। बाकी जो चौथा स्तंभ है वो मीडिया है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। हिटलर का जो प्रचार मंत्री था गोएबल्स, उसने 2 बातें कही थी। एक वो कहता था कि एक झूठ को इतनी बार बोलो वो सच हो जाएगी, वो हो रहा है।
पाकिस्तान में इन्होंने रावलपिंडी को उड़ा दिया, फिर वो इस्लामाबाद को ध्वस्त कर दिया, फिर वो लाहौर पे इन्होंने बम गिरा दिया। इतनी बार इन्होंने खबर चलाई कि जनता गदगद हो गई, फील गुड, शौर आ गया, ऑपरेशन सिंदूर। आज है कि एक चीज इतनी झूठ बोली जा रही थी, झूठ बोली जा रही है कि सच में। जैसे घुसपैठ की बात करते हैं बार बार गृह मंत्री, बिहार में भी गए थे तो घुसपैठ। मजेदार क्या है, घुसपैठ को रोकने की जिम्मेदारी देश में एक ही मंत्रालय के पास है। किसके पास? गृह मंत्रालय के पास। उसी मंत्रालय का मिनिस्टर दूसरे को दोष दे रहा है कि तुम लोगों ने घुसपैठिया घुसा लिया, घुसपैठिया घुसा दिया। नैरेटिव है, नैरेटिव एक झूठ को इतना चलाते हैं सब कि लोग मानने लगते हैं कि ममता बनर्जी ने घुसपैठिया लेकर आई और इधर जो है बिहार में लेकर आ गए जंगल राज। वो लालू जी का शासन 15-20 साल पहले था, बात खत्म हो गई। लेकिन ये नैरेटिव है कि इस बात को बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, यही लोग मानेंगे, यही सच है। जंगल राज आ जाएगा, जंगल राज आ जाएगा। सच में अगर जंगल के जो जानवर अगर होते सचेत तो सबको खा जाते नोच के, कि हमें क्यों बदनाम कर रहे यार तुम लोग। हम कहाँ किसी को मारते हो, तो आराम से रहते हैं, पशु पक्षी रहते हैं, चिड़िया रहती है, पेड़ पौधे रहते हैं। हम लोग तो नहीं अराजक हैं, हमारा नाम लेके क्यों बदनाम कर रहे हो? जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज। वही यूपी का हालात देख लीजिए। लेकिन नैरेटिव करने वाले लोग नहीं है यूपी में, तो बिहार में ही वो 20 साल पहले के शासन को बार बार रिपीट करते हैं। और मुख्य कारण क्या है? लालू प्रसाद यादव के खिलाफ जो नफरत है, एक ही कारण है, उस आदमी ने जनता को जुबान दे दिया। उस आदमी ने सामाजिक न्याय के बारे में लोगों को बताया। जब उन्होंने पहली बार नाम की घोषणा की, बाबा साहब के नाम पर एक भी विश्वविद्यालय नहीं था बिहार में। लालू प्रसाद यादव ने मुजफ्फरपुर का जो विश्वविद्यालय है उसका नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय की घोषणा की। खूब बवाल हुआ, खूब हंगामा हुआ। लालू जी उस समय थे अपने रंग में। उन्होंने कहा कि तुम लोग मान जाओ, वरना एक नहीं 10-10 विश्वविद्यालय का नाम मैं बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर रखूंगा। तिलका माझी के नाम पे हुआ, BN मंडल के नाम पर हुआ। ये सारी चीजें चुभने लगी। जो लोग बोलते नहीं थे, चुप थे, वो लोग आगे आने लगे। तो ये जंगल राज इनके नजर में वही है। दूसरा जो गोएबल्स ने कहा, उसने कहा कि ये मीडिया मुझे दे दो, मैं इस देश की जनता को सुअरों के झुंड में बदल दूंगा। गोएबल्स बहुत बड़ा खलनायक जो है चरित्र है जर्मनी में, हिटलर के साथ उसने बहुत साथ दिया था। आज मीडिया ने क्या किया है? आज मीडिया ने सच में देश की जनता को सुअरों के झुंड में बदल दिया। नफरत फैलाना, दिन रात नफरत फैलाना, मनोरोगी, खुद भी मनोरोगी है, आपको भी मनोरोगी बनाएंगे। क्योंकि ये लोग उस विचारधारा को मानते हैं। अब सवाल ये है कि जो जनता है वो इसी कीचड़ में लौटने लगी है। उसे पता नहीं है कि जिस कीचड़ में वो लौट रही है इसका नतीजा क्या होगा। गुलाम जिस तरह से मीडिया बना रही है, मीडिया बना रहा है, जिस तरह से जनता जो लूटी जा रही है, जनता को एहसास नहीं है। सबसे खतरनाक ये है, आप जो आपने लिखा, एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य, बहुत ही प्रासंगिक, रिलेवेंट आपने इस चीज दिया, बहुत ही शानदार चीज दिया। मैंने आते ही देखा था, मुझे सबसे मजा इसी को देखकर आया। बहुत बहुत बड़ी बात है। बाबा साहब यही कहते थे, एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य। चुनाव आयोग को ये बात पता चल गई, भैया बिलासपुर वाले तो कह रहे हैं एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य, तो कहा कि हम कुछ करते हैं परिवर्तन। तो एक व्यक्ति एक वोट नहीं, अनेकों वोट। एक जगह नहीं, बिलासपुर में आपका वोटर आईडी है, बिहार में भी आप वोट डाल रहे हैं, कर्नाटका में भी डाल रहे हैं, बंगाल में भी डालेंगे, जम्मू कश्मीर में भी डालेंगे, उत्तर प्रदेश में भी डालेंगे, मध्य प्रदेश में भी डालेंगे। लोग, तुम कह रहे हो एक व्यक्ति एक वोट, मैं कह रहा हूं एक व्यक्ति 20 वोट, और ज्यादा कहो तो 40 वोट। मूल्य क्या? अनेकों मूल्य, हजारों मूल्य। तो अब जो सबसे खतरनाक चीज है, जो हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उसको जो ये लोग बर्बाद कर रहे हैं, यानी कि चुनाव प्रणाली को भ्रष्ट बना रहे हैं। बार बार मैं इस बात को बोलता हूं कि वो बुलेट से नहीं, बैलेट से क्रांति आएगी। कोई हथियार उठाने की जरूरत नहीं है, कोई हिंसा की जरूरत नहीं है। हम लोग वोट की ताकत से ही क्रांति ले आएंगे। तो चुनाव आयोग कहता है कि तुम्हारा वोट तुम डालोगे तब तो, तुम्हारे नाम पे हम वोट डाल रहे हैं। अब हो सकता है ईवीएम में 25-25 हजार पहले से ही वोट पड़ के ईवीएम आ रहा, आपको पता ही नहीं है। क्योंकि सिस्टम में उन्होंने अपने लोगों को भर दिया। उनसे सीखना चाहिए कैसे सत्ता चलाई जाती है। वो IAS IPS की कोचिंग करवाते हैं, वहाँ अपनी विचारधारा थोपते हैं, वहाँ वैसे ही जातिवादी और सांप्रदायिक तैयार कर रहे हैं। वो लोग UPSC का एग्जाम देगा, वही लोग हैं, उन्हीं के लोग हैं। वो पेपर जांचते हैं, पेपर बनाते हैं, उन्हीं के लोग इंटरव्यू देते हैं, वही लोग नंबर देते हैं, सिलेक्शन होता है। यानी उनके लोग IAS IPS में चले गए।
उनके लोग चुनाव आयोग में चले गए, उनके लोग विश्वविद्यालयों में भर गए। इस समय पूरे देश के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एक ही विचारधारा, एक ही संगठन के लोग भरे जा रहे हैं, थोक भाव में। उसमें दलित पिछड़े भी हैं, आदिवासी भी हैं, वो उन्हीं का काम कर रहे हैं, जाकर वही गुलामी वो कर रहे हैं। ये बहुत खतरनाक चीज है। सिलेबस को लोग बदल रहे हैं, क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है। स्त्री विमेन डिस्कोर्स जो पढ़ाया जाता है, स्त्री विमर्श, इससे उनको चिढ़ है। अरे स्त्री विमर्श तो पश्चिम की चीज है भाई, हमारे यहाँ तो जरूरत ही नहीं थी। मैत्रेयी थी, गार्गी थी, हमारी परंपरा, भारतीय ज्ञान परंपरा, ये सब विदेश से, यहाँ पश्चिम से अवधारणा है स्त्री विमर्श की, जो विमेन डिस्कोर्स है। दलित विमर्श की क्या जरूरत है? कास्टिज्म था ही नहीं, एकदम बराबरी थी। अंग्रेज आए तो कास्टिज्म लेकर चले आए, ये मुगल आए तो कास्टिज्म लेकर चले आए। पर कई बार क्लास में भी बच्चे बोल देते, अरे मुगल जिस धर्म को मानते हैं उसमें तो जातिवाद है ही नहीं, कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो जाति तो जानते ही नहीं थे मुगल जो वहां से आए। अंग्रेज जिस धर्म को मानते हैं उनके यहाँ जातिवाद है ही नहीं, वो जानते ही नहीं क्या कास्टिज्म है। चर्च में सारे लोग जाते हैं, मस्जिद में सारे लोग जाते हैं, ये तुम्हारा है कि ये जाएगा कि नहीं जाएगा, तो वो कैसे जातिवाद लाएंगे? एक चीज। दूसरी चीज, मान लो वो लेकर आए तो उनको गए हुए 200 साल हो गए, 75 साल हो गए, मान लो मुगलों को गए और साल हो गया, तो अब तो खत्म कर लो, अब तो जाति खत्म कर लो। अब क्यों आप इस चीज को ढो रहे हैं? ये नैरेटिव है, ये नैरेटिव गढ़ा जा रहा है यूनिवर्सिटीज के माध्यम से नई पीढ़ी में कि जातिवाद मुगल लेकर आए, अंग्रेज लेकर आए, हमारी कोई गलती नहीं है। तो इस तरह से संविधान को खत्म करने की कोशिश की। एकेडमिक्स में भी लोग घुस गए, मीडिया में भी लोग घुस गए, न्यायपालिका में भी घुस गए, आपके आईएएस आईपीएस पीसीएस में भी लोग घुस गए। कहाँ बचेंगे आप बताइए? तो ये हमारे लिए एक खतरनाक समय है। जो लोग नौकरी पेशे वाले लोग हैं, जिनके बच्चे मेडिकल में हैं, इंजीनियरिंग में, उनको लगता होगा क्या सर बोल रहे हैं बेमतलब का। अच्छा है यार, ऐसा कोई कास्टिंग तो है नहीं, मैं तो कार से चलता हूँ, फ्लाइट से चलता हूँ, ट्रेन से चलता हूँ, मुझे तो किसी ने नहीं रोका, कहाँ कोई कास्टिज्म। मेरी बेटी पढ़ के जो अमेरिका चली गई, तो आग जब लगेगी ना किसी घर में, तो आपका घर नहीं बचेगा। जो राहत इंदौरी साहब कहते हैं कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो जो पेटपालू लोग हैं, जिसको चंद्रभान प्रसाद जी कहते हैं दलितों का बेरहम तबका, जो नौकरी पेशे वाला जो दलित है, जो आदिवासी है, जो ओबीसी है, जो लेता बहुत कुछ है समाज से, संविधान से, देता बहुत कम है, नहीं देता एक तरह से, पे बैक टू सोसाइटी वो नहीं जानता है। तो खतरनाक समय सबके पास आने वाला है, आपके बच्चों के पास भी आएगा, दस्तक देगा। पूरन कुमार एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने है। पूरन कुमार का जो केस है कि आईपीएस होकर उनको इतना सताया गया, वो आईजी था, वो कोई छोटा मोटा अधिकारी नहीं था, लेकिन आईजी इतना सताया गया कि उसने आत्महत्या कर ली। आप किस दुनिया में हैं? तो इसलिए भी हमें जरूरी है कि हम सचेत रहें और जागरूक रहें, एक दूसरे का हाथ पकड़े। अब देखिए, चुनाव की मैंने बात की। चुनाव क्या है? चुनाव आजकल इन्वेस्टमेंट है, जो इन्वेस्ट करते हैं कंपनियों में। तो जो पूंजीपति है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं चुनाव में। अडानी इन्वेस्ट कर रहे हैं, 5,000 करोड़ लोग, चुनाव करो, जितना पैसा चाहिए ले लो। चुनाव हुआ, सरकार जीत गई, अब सरकार उसको जो इन्वेस्टमेंट है उसका ब्याज देगी। तो सरकार ने कहा एक पेड़ माँ के नाम लगाओ भैया, एक पेड़, फोटो खिंचवाओ, सेल्फी लेके डालो। हमारे यहाँ भी लोगों ने कहा कि भैया एक पेड़ माँ के नाम, आपकी माँ तो नहीं है। मैंने कहा नहीं है, आप एक लगाइए। मैंने कहा मैं माँ के नाम एक पेड़ क्यों लगाऊंगा, मैं पूरा बगीचा लगाऊंगा यार, एक पेड़ क्यों लगाऊंगा? मेरी माँ क्या एक पेड़ के लिए जो है लायक है? पूरा बगीचा लगाऊंगा। तो एक पेड़ माँ के नाम और सारा जंगल अडानी के। तो अडानी को दे दिया कि जंगल तुम काटो और एक पेड़ लगाओ। कितना बेवकूफ बनाओगे यार। सारे थोड़े पेट पालू हैं, सब लोग पेट पालू नहीं है, इस चीज को समझते हैं। तो ये एक खतरनाक समय है। अब देखिए क्या है कि वो अडानी इन्वेस्ट करता है चुनाव में, 10,000 20,000 क्या कैसा बांटते हैं, और जब ये लोग जीतते हैं तो रेलवे स्टेशन लो भाई, एयरपोर्ट तुम ले लो, और क्या चाहिए बताओ, और दे दूं, और दे दूं, ये भी बेच दूं, वो भी बेच दूं, लेते जाओ। इससे बड़ी शर्म की बात नहीं होगी कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां कोई सरकारी एयरलाइंस नहीं है। ये लोग इस लायक नहीं है कि एयरलाइंस को चला सके। इससे बड़ी शर्म की बात नहीं होगी जो सरकारी एजेंसियां यहाँ के एयरपोर्ट बनाती थी, अब अडानी बना रहा है। अभी मुंबई में जो नवी मुंबई में एयरपोर्ट शुरू हुआ, उसको अडानी ने बनाया।
और इसी छत्तीसगढ़ में एक भयानक खतरा भी आदिवासी लोग झेलेंगे आने वाले दिनों में, जब अडानी का प्रकोप आएगा यहाँ पे। और जो यहाँ पे जहाँ तहाँ जो पुलिस बल तैनात किए जा रहे हैं वो सब आदिवासियों के लिए तैनात किए जा रहे हैं कि अब वो ज़मीन भी लूटेगा, जंगल को भी बर्बाद करेगा। और तुम्हें इसलिए मुख्यमंत्री उन्होंने बना दिया, राष्ट्रपति भी बना दिया कि देखो भैया बीच में अड़ंगा मत डालना, सुविधा से काम होना चाहिए। अच्छा, उड़ीसा भी आदिवासी राज्य है, वहाँ भी दे दो मुख्यमंत्री आदिवासी, देखो भैया ध्यान देना, तुम सुविधा से काम करना, जंगल देना होगा तुरंत साइन कर दो। सबसे ज्यादा इस समय गया गुजरा और दयालु पात्र है कोई है तो आदिवासी है। आपका यही छत्तीसगढ़ जहां 35% लोग हैं, कहाँ दिखते हैं बताइए? कहाँ आदिवासियां दिखती है यहाँ पे? कहाँ आदिवासी दिखते हैं? और क्या स्थिति है उनकी इस जगह पे? और कहाँ 5वीं 6वीं अनुसूची है? कहाँ पेशा कानून है? और कौन डरता है आदिवासियों की जमीन लूटने से? जो लोग सलवा जुड़ूम में चले गए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, कौन उनको लाएगा? कहाँ सरकार उसकी बात कर रही है? वो यहाँ से चले गए, सरकार ने सरकारी आतंकवाद इतना किया, उस पर अत्याचार किया, अन्याय किया, पुलिस ने किया कि वो यहाँ से छोड़ के चले गए, मजबूर हो गए, और आज उसकी जमीनें दूसरे लोगों ने कब्जा कर ली। आदिवासियों की जमीन कोई खरीद ही नहीं सकता है, संविधान इसकी बात करता है। जो फॉरेस्ट जो है, जो वनाधिकार कानून है, उसमें भी सरकार ने चुपके से संशोधन किया। अब वो सरकार आसानी से उसको बेच सकती है, जंगल को बेच सकती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये सबसे खतरनाक समय है, हमें इसको लेके सोचना पड़ेगा। इन्होंने बात की कंचन ने कि वो ये लिटरल एंट्री जो हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप अस्पतालों की हालत देख लीजिए, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये प्राइवेट अस्पताल को करोड़ों जो है देने की योजना है। सरकारी अस्पताल क्यों नहीं सुधारते हो तुम? प्राइवेट अस्पतालों को क्यों पैसे देते? आप इलाज कराइए प्राइवेट अस्पताल में, सरकार पैसा देगी, तुम अपने सरकारी अस्पताल सुधार लो भाई। यानी तुम प्राइवेट वालों को क्यों तुम? आप देखिए अभी गुजरात में एक डॉक्टर ने, जिसको जरूरत नहीं थी, 150-200 लोग का ऑपरेशन कर डाला। किस लिए? पैसे के लिए। वही प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में उसको पैसे मिलने वाले। कई सारी औरतें जो गर्भवती नहीं थी, उनका भी पेट चीर दिया पैसे के लिए। तो जब ये प्राइवेटाइजेशन होगा तो यही हाल है। तो ये भी एक तरह से मैं आपका ध्यान इधर ले आऊँगा, सबको शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सुरक्षा, न्याय, यही संविधान की गारंटी है। अगर ये नहीं है, सबको सुरक्षा नहीं है, सबको शिक्षा नहीं है, सबके स्वास्थ्य की चिंता सरकार नहीं करती है, रोजगार की चिंता सरकार नहीं करती है, और सबको न्याय की गारंटी नहीं देती है, इसका मतलब संविधान को नष्ट किया जाता है। एक जो खतरनाक चीज हुई है इस हाल के वर्षों में, जिसमें मीडिया का बड़ा रोल है, कि सीएम पीएम जो है, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, जाहिर है ये चुने हुए नुमाइंदे लोग हैं, जनता ही चुनती है, जनतंत्र है, जनता का शासन है। ये लोग जन सेवक है, जनता ही मालिक है, लोकतंत्र में यही होता है। अभी इनकी क्या इमेज हुई है? राजा की। ये लोग राजा लोग हैं, जनता क्या है? प्रजा है। अब जनता प्रजा हो गई है, राजा हो गई है। अब खबरें क्या छपती है? प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ को दिया 4 वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात, 20,000 करोड़ की सौगात दी। सौगात मतलब गिफ्ट होता है। क्या प्रधानमंत्री गए मार्केट में, मॉल में, खरीद के पॉकेट में लेकर आए? ये जनता ले लो 4 ये ट्रेन लेकर आया हूँ मैं अपने पैसे से, जनता के टैक्स के पैसा है, तुम्हारा काम है वही करना। इसमें सौगात क्या है? लेकिन आप अखबार को देख लीजिए, चैनल को देख लीजिए, वो यही कहते हैं इसको गिफ्ट दिया, इतने सौगात की घोषणा प्रधानमंत्री करने वाले हैं। ये क्या है? ये सब नैरेटिव गढ़ा जाता है। और क्या है कि पहले था कि राजतंत्र था, राजा के खिलाफ जो बोलेगा राजा उसको छोड़ेगा नहीं, उसको पकड़ लिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। आज की वही स्थिति। इतनी व्यक्ति पूजा है कि प्रधानमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री नहीं, वो राजा हो गया। जो इसके खिलाफ बोलेगा मतलब देश के खिलाफ बोलेगा। इस तरह का माहौल बनाया गया। इस तरह के माहौल की बात अभी की जा रही है और मीडिया द्वारा। देखिए, आपको बाबा साहब को याद करना होगा, उन्होंने व्यक्ति पूजा के खिलाफ बात नहीं की। उन्होंने ये भी कहा था कि व्यक्ति पूजा बहुत ही खतरनाक चीज है और राजनीति में तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि राजनीति में व्यक्ति पूजा तानाशाही को जन्म देगी। अभी देश की हालत वही है, इतनी व्यक्ति पूजा हो गई है। अब दुख की बात क्या है कि व्यक्ति पूजा उधर ही नहीं है, इधर भी है, हमारी तरफ भी है। हमारे लोग भी, हमारे नेताओं भी व्यक्ति पूजा में लगे हुए हैं। उधर के राजा को आप गाली देंगे, उधर के राजा की आलोचना आप करेंगे तो 2000 गाली देने वाले लोग तैयार हो जाएंगे, और इधर के नेता की भी आलोचना करेंगे, इधर के लोग भी आपको गाली देने के लिए तैयार हो जाएंगे। हमें किस तरह का भारत बनाना था? हमें संविधान के अनुसार चलने वाला भारत बनाना था, सभ्य भारत बनाना था। वो लोग तो नष्ट कर ही रहे हैं, हम लोग भी नष्ट कर रहे हैं।
हमारे लोग भी आलोचना सुनने को तैयार नहीं है। हमारे लोग भी जरा सी भी अगर दाएं बाएं बात कीजिए तो तुरंत वो लाठी लेके चले जाते हैं। देखिए ट्रोलिंग क्या है, दोनों दोनों तरफ ट्रोलिंग, लोग उधर भी ट्रोल करते हैं। उनका काम क्या है, जो वो दुश्मन समझते हैं जिनको, वो उनको ट्रोल करते हैं। 10-10 हज़ार पे उन्होंने भर्ती कर रखे हैं दिहाड़ी मजदूर, वो करते हैं। इधर वाले क्या करते हैं, इधर वाले अपने लोग के खिलाफ ट्रोल करते हैं। यानी जो अम्बेडकराइट लोग हैं वो अम्बेडकराइट के खिलाफ लगा हुआ है ट्रोलिंग करने में। वो तो बोले चलो भाई अपने दुश्मनों को कर रहा है। ये लोग हैं कंचना यादव, जाहिर सी बात इन्होंने हालत खराब की है, समाज में उथल पुथल मचाई है, तो इनके खिलाफ तो लोग बोलेंगे। वो अपने काम ईमानदारी से कर रहे हैं। लेकिन इस जिस समुदाय की है, ये जिस वर्ग से है, जिस समूह से है, इनके समूह के लोग इनके खिलाफ हैं। तो ये प्रतिक्रांति है जिसको बाबा साहब कहते हैं। अभी रतनलाल जी ने कोई पार्टी ज्वाइन की, देश भर में गालियों की बौछार, लोग ऐसे दुखी थे, गद्दार निकल गया, दलाल निकल गया, दरिजन हो गया। मैं सोचा दरिजन क्या है यार, हरिजन तो समझ में आता, दरिजन में तो दरी बिछाने वाले। अरे भाई तुम लोग क्या हर महीना जो उनके घर की खर्चा तुम लोग भेजते हो क्या, उनकी तनख्वाह तुम लोग देते हो, तो तुम कौन हो इस बात को कहने वाले? किसी व्यक्ति की पर्सनल चीजों को कहा जाना चाहेगा। और विचारधारा से तो कोई समझौता नहीं कर रहा है, उसको राजनीति में कहीं जाना है वो जाएगा। और लोग एक चीज कहते हैं, हम लोगों ने गलती की, हम लोगों ने इनको मंच दे दिया। और तो आज दलित लोग कहते हैं कि ओबीसी वालों को हमने मंच देके बहुत गलती की, तो तुम लोग मंच ले लो, तुम खुद ही बोलो। बोल पाओगे क्या? नहीं बोल पाओगे। क्यों? बोलने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, रतजग्गा करना पड़ता है। ये भी इतने कष्ट सह के आई हैं, आपने देख लिया। आसान नहीं है बोलना, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। यहाँ लोग पढ़ाई नहीं करेंगे। मैं अपने लोग की बात कर रहा हूँ, इधर वालों की मैं बात कर रहा हूँ कि ये कल्चर खराब है। संविधान क्या कहता है? राइट टू एक्सप्रेशन है। कोई आपसे असहमति, आप एक अच्छे लैंग्वेज में उसका जवाब दीजिए। वो लोग तो गाली गलौज वाले लोग हो ही भैया, वो तो इस तरह की दुनिया बनाना नहीं चाहते जहाँ कोई आलोचना की बात ना हो, जहाँ केवल गाली गलौज ही, माँ बहनी हो। ऐसे ही कल्चर हमें चाहिए, माँ बहन वाला कल्चर। उनके बड़े बड़े नेता भी देखिए कैसी कैसी बातें बोल देते हैं। ऐसा नहीं कि अचानक बोलते हैं, जानबूझ के बोलते हैं। उनको इसी तरह की दुनिया बनानी, इसी तरह का भारत बनाना, असभ्य, जहाँ संविधान नष्ट हो जाए। तो इधर के जो लोग हैं, जो वंचित समाज के लोग हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, अब उधर कोई स्त्रियों पे कमेंट कर रहा है, इधर भी लोग करें, गलत है। किसी भी वर्ग की महिला हो, किसी भी जाति की महिला हो, घोर जातिवादी महिला भी हो, उसको लेके भी आप असहमति जता सकते हैं। आपकी भाषा अनपार्लियामेंट्री नहीं होनी चाहिए, आपकी भाषा गाली गलौज वाली नहीं होनी चाहिए। ले देकर हम उसी ब्राह्मणवाद को ढो रहे हैं, अम्बेडकराइट लोग भी ढो रहे हैं, जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो भी ढो रहे हैं। झूठ फरेब धोखाधड़ी अगर आपके अंदर है तो आप संविधान को नहीं मानते हैं। अगर आप भी इसी तरह की भाषा में जवाब देंगे तो आप संविधान को नहीं मानते। तो सवाल है कि वो लोग संविधान को नष्ट कर रहे हैं, तो हम लोग कौन सा मजबूत कर रहे हैं? ये हमें भी अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। सारे चैनल आप देखिए कि वो पोगापंथी और जड़ता और अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं। उद्देश्य उनका वही है, संविधान को नष्ट करना, क्योंकि संविधान की धाराएं इसके खिलाफ है कि जो अंधविश्वास की बात करता है, जो जड़ता की बात करता है, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। नहीं लिया जाता है। लंबी लिस्ट है ये। अभी आप देखेंगे कि पुलिस जो है, नया कल्चर शुरू हुआ है कि पुलिस किसी को पकड़ती है तो परेड कराती है। आपके यहाँ भी परेड वरेड हुए हैं, लोग वीडियो लगाते हैं। अब किसी ने सतनामी समाज को गाली दे दिया, बाबा घासीदास का अपमान किया, जाहिर सी बात लोगों में गुस्सा आएगा, उसको परेड कराया जा रहा है तो हम बहुत खुश हो रहे हैं, मारो उसको, लंगड़ा के चल रहा, बहुत खुशी की बात है। गलत बात है, ये संवैधानिक नहीं है। संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। पुलिस को कोई हक नहीं है कि किसी को पीट के और उसकी परेड कराओ सड़क पे। कहाँ लिखा हुआ है कानून में? अगर पुलिस को आपने ये हक दे दिया तो निर्दोष लोगों को पकड़ पकड़ के वो सब करेंगे। हैदराबाद में रेप हुआ किसी डॉक्टर के साथ, बहुत भयानक था। 4 लोग पकड़े गए और पुलिस ने उसको ले जाकर मार दिया। लोग एकदम बारी उस पर फूल की वर्षा कर रहे थे। औरतें, हिंदी में एक बड़ी लेखिका मैत्रेयी पुष्पा, तमाम फेमिनिस्ट को एकदम गदगद थी, ताली बजा रही थी। बहुत सही किया पुलिस ने। कोई कहता है रेपिस्ट है, काट डालो, हाथ काट दो, आंखें भोंक दो, जिंदा जला दो। अरे भैया ये बर्बर युग में होता था यार, ये संविधान सम्मत नहीं है, कानून सम्मत नहीं है। अगर तुम पुलिस को इसकी छूट देते हो कि इनकाउंटर कर दे, पुलिस कौन होती है इनकाउंटर करने वाली? कानून उसके लिए है, कोर्ट उसके लिए, वो सजा देगा, मुकदमा चलेगा। यही संविधान कहता, मैं नहीं कह रहा। रेप अगर किसी ने किया उसको सजा मिलेगी। तुम्हारा कानून कमजोर नहीं है, तुम्हारा प्रोसेस कमजोर है, उस प्रोसेस को ठीक करो।
लेकिन अगर आपने पुलिस को छूट दे दी कि तुम ही फैसला कर दो, तो निर्दोष लोगों को ही पकड़ के पुलिस वाले मारने लेंगे, मारते ही। थाने में मारते मारते, टॉर्चर करते करते कितने दलित, कितने आदिवासी मर गए। आपके इसी छत्तीसगढ़ में 8 साल से लेकर 12 साल का भी बच्चा नक्सल के आरोप में जेल में। किसने हक दिया पुलिस को? तो हमें वो उस हर काम को डिस्करेज करना, हर काम को हतोत्साहित करना है जो संवैधानिक नहीं है, भले ही हमारे साथ क्यों ना नुकसान हुआ। हम केवल संविधान के अनुसार ही चलेंगे। इस तरह की चीज़ों को भी हमें समर्थन नहीं करना चाहिए, इसका भी ध्यान हमें रखना चाहिए। क्योंकि संविधान क्या है? तर्क की बात करता है, तर्कवाद की बात करता है, बुद्धिवादी बात करता है। संविधान हमारा बुद्धिवादी है, तर्कवादी है, विवेकवादी है। ये लोग क्या बात करते हैं कि नहीं, हमें एक ऐसा भारत बनाना है जो तर्कहीन होगा, बुद्धिहीन होगा, विवेकहीन होगा। इस तरह का समाज। मीडिया इसमें लगा हुआ है। मीडिया कौन लोग चलाते हैं? जो सवर्ण पूंजीपति है वही लोग चलाते हैं। केवल पूंजीपति नहीं, जो सवर्ण पूंजीपति है, जो ब्राह्मणवादी पूंजीपति है, वही लोग चलाते हैं। फेसबुक का भी वही हाल है, एक्स का भी वही हाल है, व्हाट्सएप का भी वही हाल है। भारत में यही लोग कंट्रोल कर रहे हैं। आप सब देख सकते हैं किस तरह का समाज बन रहा है। अंत में क्या है कि उपाय क्या है? केवल समस्या अगर हम लोग बात करेंगे, संविधान नष्ट हो रहा है, ये हो रहा है, तो उपाय क्या है? एक ही उपाय है, जन जागृति, जन चेतना। ये जो सबसे जो खतरनाक समय अभी चल रहा है, ये चुनाव आयोग का चल रहा है। आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि ये एक अकेला चुनाव आयोग बर्बाद कर डालेगा। किसको? वंचित लोगों को। वंचित समाज के पास एक ही ताकत है जिसको कोई नहीं छीन सकता, वो वोट की ताकत। आपको पता है कि बाबा साहब अम्बेडकर से ही पूछा गया कि आपने सबसे बड़ा काम क्या किया संविधान में, तो उन्होंने कहा था राइट टू वोट। तो ये भी कहा गया कि आपके लोग तो पढ़े लिखे नहीं है, वोट का तो हक नहीं समझते हैं, वो कैसे जो है वोट डालेंगे। तो उन्होंने कहा था कि आज हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, आज वो वोट की कीमत नहीं जानते हैं, लेकिन एक समय आएगा जब हमारे लोग पढ़ लिख जाएंगे, वोट की कीमत जानेंगे, तो सही जगह वोट देंगे और अपनी सरकार बनाएंगे, अपनी विचारधारा की सरकार बनाएंगे। आज चुनाव आयोग इसी पर आघात कर रहा है। आज जो सत्ता में जो लोग हैं, आपके इसी हक को छीन रहे हैं। ये बहुत भयानक है। एक गरीब, भले ही गरीब हो, खाने के लिए नहीं हो, लेकिन उसके पास इतनी तो ताकत है कि वो वोट डाल सकता है अगर 18 साल का तो है। ये हमारे संविधान ने उसको ये ताकत दी। तो अगर राइट टू वोट पर ये लोग अटैक कर रहे हैं, इसका मतलब कि हमारे संवैधानिक हक को ये छीन रहे हैं। और ये ऐसा समय आएगा कि आने वाले समय में आपसे सरकार कहेगी हमने तो वोट लिया ही नहीं तुम्हारा। आप कहेंगे भैया आपने सड़क नहीं बनाई, आपने अस्पताल नहीं दिए, आपने यूनिवर्सिटी नहीं बनाया। दरभंगा वाले कहेंगे एम्स कब बनाएगा जी? वो पिछले 2014 में गए थे, कहा कि एम्स बनेगा, वो आज तक एम्स ही नहीं बना। मोतिहारी में गए तो बोला कि चीनी मिल हम खोल देंगे और आएंगे तो उसी की चाय पिएंगे। अब तक लोग इंतजार कर रहे हैं कि वो चाय कब मिलेगी, क्योंकि चीनी मिल ही नहीं खुली। तो अब तो सरकार जाके कह सकती है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भैया जब तुम्हारे वोट से हम जीते ही नहीं तो क्यों तुम्हारे लिए चीनी मिल देंगे? हम तो खुद जीते ना। ज्ञानेश कुमार को जाके धन्यवाद देंगे, भैया तुमको धन्यवाद, तुम्हारी वजह से हम लोग जीत गए। और आप इंतजार करते रहो, आपका वोट कर्नाटक में डाला जा रहा है। कुछ लोगों ने बताया बिहार में कि गांव गांव में लोग घूम रहे थे, कह रहे थे 5,000 रुपये लो, अपना आधार कार्ड दे दो। बहुत सारे गरीब लोग थे, उन्होंने दे दिया आधार कार्ड। 2 दिन बाद उन्होंने वापस कर दिया, 5,000 रुपये भी दे दिया। उस आधार कार्ड से उन्होंने कितनी वोटर ID बनाया होगा, आपकी कल्पना कीजिए। ये समय है कि किसी भी रूप में अगर आप विरोध कर सकते हैं तो कीजिए। जरूरी नहीं हमेशा सड़क पर निकले, कम से कम सोचना शुरू कीजिए। सोचना ही विरोध की शुरुआत है। अगर आप सोचने लगते हैं कि ये गलत हो रहा है और नहीं होना चाहिए, यहीं से विरोध की शुरुआत हो जाती है। तो सोचना महत्वपूर्ण है। ये सबसे खतरनाक होगा आने वाले समय में, जब तुम्हारा वोट ही तुम नहीं डाल पाओगे, तो ये जो है, ये लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए सबसे खतरनाक चीज होगी। आप सपोज कीजिए कि वो हमारे महापुरुषों ने अगर नहीं बोला होता, नहीं काम किया होता, तो हम आज कहाँ होते, किस स्थिति में होते। मैं ये भी कहता हूँ कि जो दूसरे लोग हैं, जो जातिवाद को फैलाने में लगे हैं, जो इस तरह की चीज़ों में लगे हुए हैं, वो लोग काम करते हैं, 365 दिन काम करते हैं, 24-24 घंटे काम करते हैं। जाहिर है वो डेडिकेशन हमारे लोग में नहीं है। हमारे लोग, हम आपस में ज़्यादा लड़ते हैं। मैंने जैसा कि कहा कि बौद्धिक क्रांति, विचारों से क्रांति होगी, विचार फैलाना होगा। पिछली बार भी जब मैं आया था 2017 में, तो मैंने वही बातें की थी। कुणाल से कई बार बात होती है तो चर्चा करते हैं कि बौद्धिक क्रांति आएगी कैसे, तो किताबों से आएगी, अब पत्रिकाओं से आएगी। उस समय जो मैं 2017 में जिन पत्रिकाओं के लिए मैं अपील करके गया कि आप सब उसको आगे बढ़ाइए, पढ़िए, आज वो पत्रिकाएं बंद हो गई हैं पैसे के अभाव में।
छत्तीसगढ़ आदिवासी राज्य है, दुर्ग भिलाई से पत्रिका निकलती है आदिवासी सत्ता। उन्होंने कहा उसके संपादक ने कि जब कागज का दाम बढ़ गया, छपाई का दाम बढ़ गया, तो हमने उसको 50 रुपया कर दिया, तो 2000 प्रतियां सीधे घट गई। कैसा समाज है कि जो पढ़ना नहीं चाहता। ये गोंडवाना स्वदेश पत्रिका है जो इसका संविधान बचाओ, जल जंगल जमीन बचाओ ये अंक आया है, यहाँ पे भी इनका स्टॉल लगा हुआ है। इनके लिए भी मैंने अपील की थी, इनको भी लोगों ने प्रमोट नहीं किया, इनकी भी आर्थिक स्थिति खराब हुई, ये भी पत्रिका भी बंद है। ये हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है कि देश में इस समय हिंदी जगत की मैं बात कर रहा हूँ, एक भी आदिवासी पत्रिका नहीं है जो निकल रही हो, एक भी दलित पत्रिका नहीं है जो निकल रही हो। ओबीसी समाज के छिटपुट कभी कभी कोई निकलती हो तो निकलती हो। कैसे क्रांति होगी और कैसे हम लड़ेंगे? तो हमें पढ़ने की आदत डालनी होगी। इस तरह के आयोजन उत्सव अच्छे हैं, लेकिन जरूरी इसका ध्यान रखिएगा कि केवल एक फेस्टिवल में न बदल जाए। जैसे 14 अप्रैल हो गया, डीजे में डांस करो, खाओ पियो, खुश रहो, अच्छे कपड़े पहनो, घर में झालर लगा दो, ठीक है, उत्सव मनाना चाहिए, लेकिन विचार को आगे बढ़ाना ज़्यादा जरूरी है। ये आपका कार्यक्रम एक दिन होता है, लेकिन बाकी 364 दिन भी हमें बैठना नहीं है, बाकी समय भी काम करना है। संविधान को पढ़ाने का, संविधान को बताने का, संविधान को सिखाने का ये अभियान भी आपका चलना चाहिए। आप ही के छत्तीसगढ़ में एक धनीराम जी है, एडवोकेट है, वो संविधान भारत निर्माण अभियान चलाते हैं। वो स्कूल में, कॉलेज में, गाँव में जाके संविधान के बारे में बताते हैं, कैलेंडर छापते हैं। आप जिस भी रूप में उनका सहयोग कर सकते हैं कीजिए, उनकी भी सभाएं कराइए, क्योंकि पढ़ना भी होगा और पढ़ाना भी होगा। केवल उत्सव से हमारी बात नहीं बनेगी, चर्चा पर चर्चा होनी चाहिए। छोटी छोटी ही गैदरिंग हो, छोटी छोटी चर्चा हो, लेकिन ये होना जरूरी है। ज़मीन पे काम दिखे तभी आप समझ सकते हैं कि हम आगे दें। वही मैंने कहा कि अखबार हैं, पत्रिकाएं हैं, और जो हमारे यूट्यूब चैनल हैं, जो भी छोटे छोटे यूट्यूब चल रहे हैं जो बहुजन समाज के लोग करते हैं, उन सबको हम प्रमोट कर सकते हैं, उन सबको हम आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सब करने के साथ ही हम जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। किताब के बिना, पढ़ाई के बिना, चर्चा के बिना, पत्रिका के बिना, यूट्यूब चैनल के बिना, एक्टिव हुए बिना नहीं कुछ हो सकता है। केवल हम रुदन गान करने से नहीं होगा। संविधान पढ़ने पर, जाहिर सी बात है, बहुत सारे लोग संविधान, बहुत सारे लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, बहुत सारे लोग घर में होगा भी नहीं, तो कम से कम ये सुनिश्चित कीजिए कि सबके घर में संविधान हो, लोग संविधान को भी समझें, जाने, सीखे उससे, और जितने हमारे महापुरुष हैं उन सब के साहित्य को भी जाने, समझे, सीखें, विचार को आगे बढ़ाएं। बहुत अच्छी बात है कि नई पीढ़ी को लेकर आप आगे चल रहे हैं। लड़कियों की संख्या उसमें बहुत ज़्यादा है। क्रांति यहीं से निकलेगी और हमें आशावादी रहना पड़ेगा। मैं तो कम से कम बहुत आशावादी हूँ और हमेशा सोचता हूँ कि अच्छा होगा, चाहे जितनी भी प्रतिकूलताएं हों, अगर सब हम इकट्ठा हो जाए। देखिए, ये लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक भारत है। एक ही ताकत है जो ज्ञानेश कुमार जैसे लोगों को हवा में उड़ा देगी, किसी की भी सत्ता हो हवा में उड़ा देगी। चाहे 56 इंच का सीना हो, उसको पचका के 6 इंच का कर देगी। एक ताकत, कौन सी ताकत है? जनता की ताकत, आपकी ताकत। ये कोई छोटी ताकत नहीं है। सब लोग मिल जाएंगे, सब लोग एक दूसरे का हाथ मजबूत कर देंगे। मेरी छोटी बेटी है, 15 महीने की है, जब उसको एक कार्टून दिखाया जाता है, बन गई ताकत, तो मुट्ठी उठा लेती है। जय भीम पे भी मुट्ठी उठाती है। वो कहीं भी बाबा साहब की मूर्ति देखेगी तो तुरंत मुट्ठी उठा के खड़ी हो जाती है। तो हर बच्चे के अंदर वो जज्बा होना चाहिए कि हमें जब भी जरूरत हो मुट्ठी उठा देना, आपस के मतभेद भुला के एक होना है, और पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है। जनता की ताकत ही आने वाले समय में बदलाव ला सकती है। संकट का समय है, लेकिन बाबा साहब ने लड़ने का, संकट से लड़ने का, संघर्ष करने का और आगे निकलने का भी बाबा साहब ने रास्ता हमें दिया है। मैं एक शेर बार बार कहता हूँ, जाते जाते वो कहूँगा कि ये मेरे वतन की रेत मुझे एड़ी रगड़ने दे, ऐ मेरे वतन की रेत मुझे एड़ी रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा।